नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम आप जो सर्वेक्षण आधारित पीएचडी थीसिस या कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन पे आप कैसे शुरुआत करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना छोटा या बड़ा होना चाहिए, इन छोटी-छोटी बातों पर, बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर हम छोटी-छोटी देर के लिए बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये मानकर चलिए कि आप इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं, पहला ड्राफ्ट आपने लिख दिया, है ना? और इसको आप कभी भी कोई भी चैप्टर लिखते हैं तो आप जो मन में जो आता है, उसको पहले आप लिखते चलें, क्योंकि बाद में आके इसको आप सुधार सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। तो पहले जो भी मन में आता है और बहुत सी अनावश्यक बातें भी आएँगी, उसको आप लिखते चलें। इसके लिए ज़रूरी है कि जब इंट्रोडक्शन आप चैप्टर पहले लिखते हैं, तो उसको फिर आप रिविज़िट करें, वापस लौट कर आएँ, जब आपकी स्टडी लगभग खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब जब आपकी आपने डेटा की एनालिसिस कर ली है, जब आपने कंक्लूजन या रिज़ल्ट्स चैप्टर आपने लिख दिया है और अंत में आप डिस्कशन चैप्टर 2 पन्ने, 5 पन्ने, 10 पन्ने, 20 पन्ने का लिखते हैं और डिस्कशन चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आप बड़े विस्तृत संदर्भ में रख कर देखते हैं। इसके लिए वो डिस्कशन चैप्टर के बाद आप फिर पुनः जो है लौट कर आएँ अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर पे और उसको फिर रिवाइज़ करें। क्योंकि उस समय तक आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में तय हो जाता है कि इसमें से क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि इंट्रोडक्शन चैप्टर को या पीएचडी के हर चैप्टर को आपको कम से कम 2 बार तो लिखना ही चाहिए, 3 बार लिखते तो बड़ी अच्छी बात है। तो रिविज़िट योर इंट्रोडक्शन चैप्टर अगर आप पहले लिखते हैं। और अच्छा है कि अगर पहले नहीं लिखते तो दूसरा तीसरा चैप्टर करने के बाद आपको जब फुर्सत मिलती है तो आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखना चाहिए और उसको फिर पुनः लौट कर आना चाहिए। अब ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप क्या-क्या होना चाहिए। तो इसमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि इतिहास आप जैसे आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या टेलीविज़न या न्यूज़पेपर या प्रेस पे आप काम कर रहे हैं, इतिहास से शुरू ना करें। अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर को आप सीमित रखें, है ना? क्योंकि फ़ोकस रखना बहुत ज़रूरी है और जैसे कई लोगों ने कहा है कि फ़ोकस डिमांड्स सैक्रिफ़ाइस। तो क्या आवश्यक है, जो भी आपको आवश्यक नहीं लगता है उसको आप हटाते चलें, है ना? आप नहीं माने कि क्या आवश्यक है, आपका सुपरवाइज़र जो आपके साथ है वो बताते हैं कि आवश्यक है या अनावश्यक नहीं है। और ये आवश्यक है या नहीं, आप इसको जब डिस्कशन चैप्टर अंत आखिरी का चैप्टर लिखते हैं तो आपको समझ में खुद ब खुद आ जाता है। इसके लिए उसको एडिट करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि उस इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री इतिहास से शुरू ना करें। मैंने कुछ ऐसी पीएचडी देखी हैं जो शुरू के 1-2 पन्ने में लिखते हैं कि भाई अखबार जो है आज से 200-250 साल पहले शुरू हुआ था, वहाँ से इतिहास गिनाना शुरू करते हैं। ये आप प्रयास कर रहे हैं कि अपनी थीसिस को आप मोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास जो हैं विफल हो जाते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक आपका इंट्रोडक्शन या पूरी पीएचडी की थीसिस या प्रोजेक्ट बंधा हुआ नहीं आएगा, जब तक पाठक को पढ़ने में आपके पीएचडी या प्रोजेक्ट को आनंद नहीं आएगा उसको। और आनंद उसी समय आता है जब आपका पूरा चैप्टर जो है, हर चैप्टर आपका कोहेसिव होता है और उसमें एक ट्रांजिशन आप बिल्ड करते हैं। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर आप कैसे जाते हैं, दूसरे से तीसरे चैप्टर में आप कैसे जाते हैं। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन 2 या 3 या 4 या 5 लाइन में आप कैसे लिखते हैं। ये ट्रांजिशंस बिल्ड करना आपके लिए ज़रूरी है और इंट्रोडक्शन में भी आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो इतिहास को आप संक्षिप्त रखें या बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर समझिए आप सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बताना ये बताना थोड़ा-सा बता दें आप कि सोशल मीडिया की विशेषता क्या है? सोशल मीडिया मास मीडिया से कैसे भिन्न है? और यहाँ किसी ऑथर्स को कोट करें, किसी को साइट करें, अपना साइटेशन दें किसी का। क्योंकि मैंने कुछ पीएचडी देखी है जहाँ साइटेशन नहीं के बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्योंकि क्या करता है पीएचडी का स्टूडेंट अपने विचार व्यक्त करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीएचडी का काम कर रहे हैं, साइटेशन देना बहुत ज़रूरी है, किसी विशेषज्ञ ने क्या कहा है, उसको बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए साइटेशन भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है और इस इतिहास को छोटा रखें और सोशल मीडिया के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि इसका विशेषता क्या है। तो ये एक आप बड़ी दूर से अपने पाठक को तैयार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया आप क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? अब दूसरी बात, अगली 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि नीड फॉर द स्टडी क्या है? आपकी स्टडी की आवश्यकता क्यों आए पड़ी है? तो ये तो केवल सोशल मीडिया से आपको नहीं मिलेगा, मगर सोशल मीडिया का प्रयोग
किस संदर्भ में किया जा रहा है उससे निकल कर आएगा। सोशल मीडिया पे जो है ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे बदला है, अगर बदला है, या पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला भी नहीं है तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे प्रभावित हुआ है, इस पे आपको बात करनी चाहिए। ये आपकी आवश्यकता हो सकती है कि सोशल मीडिया पे अभी से पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं अपने जो हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, मगर उनके जो दूसरे लोग हैं जो सपोर्ट में हैं या सपोर्ट में नहीं है वो कैसे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नई बात निकल कर आई है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। वैसे ही आप पैंडेमिक की बात ले रहे हैं, सोशल मीडिया की क्या भूमिका रही है, इसकी उसकी क्या आवश्यकता रही है, कि पैंडेमिक में सोशल मीडिया का रोल क्या रहा है, बड़े ही रोचक और बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं। तीसरी बात ये है कि आपके पीएचडी का महत्व क्या है, ये भी आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर में कहीं ना कहीं आना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक छोटा छोटा सेक्शन बना लेते हैं, नीड फॉर द स्टडी, अध्ययन की आवश्यकता, इस पे आपने 6 8 10 लाइन लिखी और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हर लाइन में आपको एक नई बात कहते चलनी है और एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर आपको ट्रांजिशन बिल्ड करते चलना है। वैसे ही स्टडी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, ये भी आपको सिर्फ एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में विचार क्लियर हैं तो आप इसको बड़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया का की भूमिका जो है वो पैंडेमिक के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या रही है, इसके बारे में आप ले सकते हैं। क्योंकि 100 साल पहले जब पैंडेमिक हुआ था तो उसमें मास मीडिया की कुछ और भूमिका थी और अभी कुछ और भूमिका है। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, अच्छा दिया बुरा दिया नहीं, मगर योगदान तो दिया है पैंडेमिक के संदर्भ में, तो उसका महत्व ये हो सकता है। तो इस तरह से आप उसका बयान करें। अगली बात जो इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए कि हर, देखिए आपकी हाइपोथेसिस अगले चैप्टर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आ सकती है या तीसरे चैप्टर मेथोडोलॉजी में आ सकती है। कुछ लोग हाइपोथेसिस को सेकंड चैप्टर में लिखते हैं, कोई लोग हाइपोथेसिस अपने थर्ड चैप्टर में लिखते हैं, जहां भी लिख दें आप अपनी हाइपोथेसिस को, मगर उसकी ध्वनि आपके इंट्रोडक्शंस में उसको सुनाई देनी चाहिए। इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको हाइपोथेसिस फर्स्ट चैप्टर में लिख देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, मगर उसके पदचाप, उसके फुटस्टेप्स, उसकी उसका अंदाज जो है आपके लिखने के तरीके से पता चल जाना चाहिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण विषय क्या हैं। इसका अगर आभास आप पाठक को या इवैल्यूएटर को पहले करा दें तो फिर वो तैयार हो जाता है। चाहे, और ये तैयारी जो है केवल पीएचडी थीसिस या प्रोजेक्ट वर्क के लिए नहीं, ये तैयारी जो है आप कोई आर्टिकल लिखते हैं उसमें हो सकती है, आप कोई कहानी लिखते हैं उसमें भी हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आभास उसको पाठक को या इवैल्यूएटर को दिला देते हैं आप, तो ये आप बहुत बड़ी भूमिका आप इसके अंदर अदा कर रहे हैं। तो और मैंने फिर जैसे कहा कि इसमें साइटेशन भी देते रहना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री का बहुत कम वर्णन करें, नीड फॉर द स्टडी बताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी बताएं, ये बातों पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस पे से अपन इंट्रोडक्शन जो है खत्म करते हैं। नमस्कार।